हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में देखो हम लोग सबसे पहले तो आवेश की 3 स्थितियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में जानकारी देने वाला कूलाम का नियम, उसको हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखिए पैरावैद्युत नियतांक, एक नई भौतिक राशि हमारे सामने आएगी जिसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे लास्ट तक। ये सारे जो टॉपिक हैं आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके कोई डाउट नहीं रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आवेश की 3 स्थितियों के बारे में देखते हैं। तो देखो आपको पता है कि आपका जो 12th क्लास का पूरा सिलेबस है उसके अंदर आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में विद्युत विभव, यानी कि उसी से ही रिलेटेड सारा, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत प्रभाव, मतलब इसी से रिलेटेड, फिर उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं, लास्ट तक जाते जाते मतलब यहाँ इस पूरे सिलेबस के अंदर हम लोग यही सारी चीज पढ़ते हैं। यानी कि बेस जो है इसका मेन पॉइंट जो जहां से ये सारा का सारा मुद्दा स्टार्ट हुआ है ना, वो है यहाँ पर विद्युत आवेश। ठीक है, यानी कि विद्युत आवेश से ही ये सारी की सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। उसके बाद में हम लोग इसकी सारी कंडीशंस जो हैं वो पढ़ते जाते हैं। तो देखो अब विद्युत आवेश की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कब सिर्फ विद्युत क्षेत्र है, कब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, कब फिर चुंबकीय बल रेखाएं भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। यानी कि जो मेन कारण है ना इन सारी चीजों का वो तो है विद्युत आवेश। ठीक है, लेकिन उस कारण से ये 3 कंडीशन कैसे कैसे आएंगी ये हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास में है कि विद्युत आवेश जो है वो अगर विराम अवस्था में है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, विराम अवस्था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है विद्युत आवेश की कि अगर विद्युत आवेश विरामावस्था में है तब तो देखो उससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन हो सकती है, तब उससे रिलेटेड होता है विद्युत क्षेत्र। ये देखो ये तीनों कंडीशन जो है वो इस पूरे सिलेबस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, विरामावस्था में अगर है तब तो उससे रिलेटेड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, कोई भी विद्युत आवेश है तो उससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन अगर विद्युत आवेश जो है वो यहां पर आपके पास में नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, अब नियत वेग से अगर गतिमान है उस स्थिति में क्या कंडीशन आएंगी अपने पास में, तब क्या होगा, यहां पर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है, समझ रहे हो आप, यानी कि ये देखो साथ में इसका प्रभाव होता है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र है, अपन को चुंबक नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर वो विद्युत आवेश जो है, ठीक है, वो अगर गतिमान स्थिति में है, नियत वेग से गतिमान स्थिति, एक तो देखो कंडीशन क्या ली कि विद्युत आवेश अगर विरामावस्था में है तो सिर्फ उससे विद्युत क्षेत्र ही जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर वही विद्युत आवेश अगर नियत वेग से गतिमान हो जाता है अगर, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही क्योंकि विद्युत आवेश है, लेकिन गतिमान होगा तो उससे रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र अपने आप वहां पर प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ये इसका चुंबकीय प्रभाव होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, विद्युत आवेश जो है वो नियत वेग से नहीं हो। ठीक है, यानी कि त्वरित वेग से, यानी कि उसके वेग में भी परिवर्तन हो रहा हो। यहां पर देखो कंडीशन क्या है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो, यहां पर क्या है, त्वरित वेग से गतिमान हो। त्वरित वेग से गतिमान अगर हो तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास, तो होगी यहां पर विद्युत क्षेत्र जो कि होगा ही क्योंकि विद्युत आवेश है, गतिमान है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी होगा यहां पर। ठीक है, लेकिन गतिमान तो है लेकिन नियत वेग से नहीं है, त्वरित वेग से है, तब उस क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं भी साथ में क्या होगा, यहां से विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं का भी उत्सर्जन होगा साथ साथ में, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं।
ठीक है, वो भी साथ साथ में उत्सर्जित होंगी। विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं भी साथ साथ में, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, हिंदी में उनको तरंगे बोलेंगे, बल रेखाएं नहीं, वेव को हिंदी में तरंगे बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी साथ में इसमें निकलेंगी, ठीक है, उनका भी उत्सर्जन होगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास में हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि पूरे आपको मैंने बता दिया कि आपका सिलेबस जो है ना वो किस आधार पर है यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आपके पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो आज आपको पता चल गया है कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है। क्योंकि ये देखो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्या एंड है, किस दिशा की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये है वो मेन हमारे जो मंजिल है, एक तरीके से इसकी तरफ हमें बढ़ना है धीरे धीरे। सिर्फ स्टार्ट में हम लोग विद्युत आवेश की विरामावस्था की सारी स्थितियां देखेंगे, फिर नियत वेग से गतिमान की स्थितियां देखेंगे, उसके बाद त्वरित वेग से गतिमान की स्थितियां देखेंगे। तो फिलहाल हमारा इसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग विरामावस्था में विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद में आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखो कूलाम जो कि साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोई आवेश है अगर, ठीक है, और दूसरा अगर आवेश है, तो वो हम लोगों ने देखा था कि आवेश जो है, समान प्रकृति के आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच में किसी न किसी तरीके का बल जो है वो अवश्य लगता है, ठीक है। तो वो अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि भाई कोई भी दो आवेश हो, चाहे वो समान प्रकृति के हों या विपरीत प्रकृति के हों, उनके बीच में कोई ना कोई बल अवश्य लगेगा। लेकिन वो बल कितना लगेगा, कैसे लगेगा, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी कि बल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बल के बारे में जानकारी देगा हमें कूलाम का नियम। ठीक, तो अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार अगर कोई भी दो आवेश है, मान लो कि ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो हम लोग इसकी दूरी बता देते हैं कि ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम ने क्या बताया कि अगर ऐसी स्थिति है कि कोई भी दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर अगर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, उनके बीच में लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश यानी कि Q1 एंड Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, देखो समानुपाती यानी कि समान अनुपात में होना, तब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये आप लोग पहले भी देख चुके हो, समानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यानी कि Q1 Q2 बढ़ते हैं, अगर इनकी वैल्यू बढ़ती है तो F भी उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, समानुपाती होता है। और इनके बीच में लगने वाला बल, जो इनके बीच की दूरी है यहाँ पर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि दूरी के स्क्वायर के, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो देखो नीचे आ जाता है ऑपोजिट में, ठीक है, डिवाइड में आ जाता है इस तरीके से। तो अब जितनी भी चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो सारी एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि F जो है वो डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। अब क्योंकि आपने को पता है, देखो ये चीज तो नेक्स्ट स्टेप तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आती है, जहां पर भी समानुपाती का ये निशान होता है वहां पर हम लोग को अगर बराबर का लेकर आना होता है, बराबर का निशान लेकर आना होता है, तो एक नियतांक आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि F बराबर का अगर निशान लगा रहा है तो बराबर के कोई नियतांक आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है, एक तरीके से देखो ये एक फॉर्मूला बन गया है ना, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो के नियतांक हम लोगों ने लिया है इसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो के जो है यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक
या नियतांक है, ठीक है। और k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, के की वैल्यू है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट जो नया मान आया है ना, इसी को ही हम लोग बताएंगे, इसी से ही हमारे पास में आगे का जो मैं बता रही हूँ कि एक नई भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे, तो यहीं से ही वो वैल्यू आएगी। देखो के की वैल्यू होती है, इस पूरे की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। और मात्रक देखो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं देखो, ठीक है। ये यहाँ से के बराबर क्या हो सकता है, ये आर स्क्वायर जो है वो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो फोर्स यानी कि बल जो है, बल के लिए मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम होता ही है, वो हम जानते हैं, तो यहाँ पर कूलाम का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका मात्रक जो नियतांक है हमारे पास में, उसका मात्रक निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर हमारे पास में आया है, ये माध्यम की सॉरी जो या तो निर्वात बोल दो या हवा बोल दो, निर्वात या हवा की का पैरावैद्युतांक है, ठीक है, वैद्युत पैरावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात या हवा, हवा के लिए भी, क्योंकि देखो निर्वात और हवा में वैसे तो देखो माध्यम में बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग बहुत ही विरल माध्यम मानते हैं, सघन माध्यम नहीं है हवा इतना ज्यादा, इसलिए उसके पारगम्यता को भी निर्वात के बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या हवा का पैरावैद्युतांक है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए अब इसके वैल्यू के बारे में बात करते हैं, इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर जो है ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये यूनिट है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर k इक्वल्स टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k की क्या थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी ना, क्योंकि डिवाइड में, तो जब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा न्यूटन सॉरी कूलाम तो ऊपर चला जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में निर्वात या फिर हवा के लिए पैरावैद्युतांक हम लोगों ने बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर कोई भी दोनों आवेश अगर कहाँ पर रखे हुए हों, अगर दोनों हवा में या फिर निर्वात में रखे हुए हों, तब तो देखो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर ये दोनों किसी अन्य माध्यम में रखे हों तब क्या आएगा यहाँ पर, तब एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि अगर किसी माध्यम में रखे हों तो वो एफ एम यानी कि मीडियम के लिए देखो यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया है कि अगर निर्वात में रखे हों तब क्या बल लगेगा और के का मान क्या होगा, और अगर माध्यम में रखे हों तब बल का मान क्या होगा और के का मान क्या होगा, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर सापेक्षिक पैरावैद्युतांक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक नई राशि आती है सापेक्षिक पैरावैद्युतांक। देखो ये सापेक्षिक पैरावैद्युतांक क्या है। अब मान लो कि कोई भी दो आवेश है Q1 और Q2,
अगर ये पहले तो कहाँ पर रखे हों, या तो हवा या निर्वात में रखे हुए हों, ठीक है, तब तो इनके बीच में लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी, देखो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तब अब हम लोग ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर यही दोनों आवेश इतनी ही दूरी पर अगर किसी माध्यम में रखे हुए हों, तब इनके बीच में लगने वाला बल Fm बराबर क्या हो जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब ये एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, सापेक्षिक देख रहे हैं हम लोग। अब देखो, अगर यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनको, ठीक है, किन किन को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर निर्वात या हवा में बल, हवा में आवेशों के मध्य बल डिवाइड में माध्यम में आवेशों के मध्य बल, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि F/Fm अगर कर देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर F/Fm जब करते हैं यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दी। अब देखो ये तो ऐसे कैसे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये तो देखो ऊपर चला जाएगा, 4 बार हो गया ना ये, 1 अपॉन में ये और 1 अपॉन में फिर 1 अपॉन में ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन तो ऊपर चला जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो यहाँ पर निर्वात की जो यहाँ पर पैरावैद्युतांक था, उसके सापेक्ष हम लोग किसका देख रहे हैं, माध्यम का पैरावैद्युतांक। एक तरीके से इनका अनुपात हो गया है। तो ये अनुपात जो होता है एक नए स्थिरांक के बराबर होता है, जिसको एप्सिलॉन आर से हम लोग लिखते हैं, और ये होता है सापेक्षिक पैरावैद्युतांक, ठीक है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है यहाँ पर, सापेक्षिक पैरावैद्युतांक, ठीक है, जिसका मान किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, माध्यम का पैरावैद्युतांक अपॉन में निर्वात का पैरावैद्युतांक। सापेक्षिक पैरावैद्युतांक बराबर माध्यम का पैरावैद्युतांक अपॉन में निर्वात का पैरावैद्युतांक, ठीक है। इस तरीके से सापेक्षिक पैरावैद्युतांक को भी हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूले के रूप में रख दिया है। तो देखो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। आज हम लोगों ने पहले तो आवेश की 3 स्थितियां देखी है, उसके बाद में 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में जानकारी देने वाले कूलाम के नियम के बारे में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद में एक नई भौतिक राशि जो है यहाँ पर पैरावैद्युतांक जो है, माध्यम का पैरावैद्युतांक और निर्वात का पैरावैद्युतांक, उसके मान को भी देखा है हम लोगों ने, उसके लिए मात्रक भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से मात्रक निकाला है ना यहाँ पर, उस तरीके से विमा भी निकाल सकते हो आप लोग। तो विमा आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क करना है, बाकी भी जैसे होमवर्क करना ही है आप लोगों को, लेकिन ये विमा जो है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है, क्योंकि देखो 11th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी विमा जो है वो कैलकुलेट करी है। तो इसके लिए आपको विमा कैलकुलेट करके मेरे को बतानी है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोगों ने सापेक्षिक पैरावैद्युतांक भी देखा है। अब मैं आपको कुछ वैल्यू बता देती हूँ, जो हमारे जो मेन कुछ माध्यम है जिनके लिए यहाँ पर ये पैरावैद्युतांक जो है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर जो है, इसका मान कितना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो पैरावैद्युतांक मैं आपको बता रही हूँ कुछ मेन जो माध्यम है उनके लिए। तो देखिए हवा के लिए होता है 1.00059, ठीक है, जो लगभग हम लोग एक ही ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट।
जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैं बता रही हूँ ये आपको, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए एप्सिलॉन, क्योंकि ये वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट जो है वो हवा के लिए लगभग बराबर ही आते हैं, तभी तो देखो इनका अनुपात 1 हो गया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसीलिए हवा के लिए भी एप्सिलॉन नोट ही लिख देते हैं। उसके बाद में कांच के लिए देखो कुछ एक आप लोग ध्यान में रख लोगे तो बहुत है। कांच के लिए, क्योंकि कांच में बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो 5 से 10 के बीच में हो सकता है इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है निर्वात के लिए तो आपको बता ही दिया है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो आपको बता ही दी है, ठीक है, लेकिन ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सापेक्षिक परावैद्युतांक की, तो निर्वात के लिए हो जाएगा 1। उसके अलावा हम लोग देखो चालक के लिए आप ध्यान में रख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो चालक से रिलेटेड कुछ बन जाता है, ठीक है। तो चालक के लिए कितनी होती है, चालक के लिए अनंत होती है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी दो अगर आवेश है उनके बीच में अगर कोई चालक हम लोग अगर रख देंगे ना, तो उनके बीच में लगने वाला बल जो है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, यूजफुल लगा है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और देखो ये जो वीडियोस हैं इनको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में शेयर करो, ताकि क्या है उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।